सो वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे हिंदी साहित्य का जो पेपर हुआ है दीनदयाल उपाध्याय मतलब यूनिवर्सिटी का, उस विश्वविद्यालय में जो पेपर हुआ है आपका हिंदी साहित्य का, उसका 103 जो कोड वाला पेपर है अर्थात एचएनडी 103, उसका आज हम हल हल देखने वाले हैं। 101 का हल मैं देख चुका हूँ, 103 का पेपर मेरे पास आया, उसका भी हल मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। और आपको बता दूँ 102 का जिसके पास हो वो लोग शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल का, ये मेरा नंबर आपका 9161 93 60 62 का है। तो पेपर 2 का भी आप लोग भेज दीजिएगा, जो है ये जो है पेपर भेज दीजिएगा, मैं इसको भी सॉल्व करवा दूंगा आपका। ओके, और भी जिस सब्जेक्ट का होगा आप भेज दीजिएगा। प्रश्न पहला है क्या कि आधुनिक काल, ये दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी बीए प्रथम सेमेस्टर अर्थात बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी साहित्य का 103 जो है कोड का जो पेपर है, अर्थात बात की जाए तो ये तीसरा पेपर जो है उसमें जो पूछे गए प्रश्न है वो आपको दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर मैं इसको जो है आपको बता रहा हूँ। आधुनिक काल को किस काल के नाम से जाना जाता है? क्या आधुनिक काल को किस मतलब कि आधुनिक काल को किस और नाम से जाना जाता है? तो भाई गद्यकाल, बिल्कुल ऑप्शन इसका ये करेक्ट है। आधुनिक काल को हम लोग गद्यकाल के नाम से जानते हैं। ओके, अगला प्रश्न है, दूसरा नंबर प्रश्न है, आधुनिक काल के दूसरा प्रश्न है आधुनिक काल के प्रथम चरण का नाम है। आधुनिक काल के प्रथम चरण का क्या नाम है भाई? भारतेंदु युग नाम है, ऑप्शन इसका ये करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था छायावाद काल का समय है। छायावाद काल का समय कितना है भाई? छायावाद का जो काल का समय है कितना है? 1918 से लेकर के 1936 का जो समय दिया ऑप्शन बी में, यही करेक्ट है, यही छायावाद काल का समय है। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, चौथा नंबर प्रश्न है। इन सभी प्रश्नों को, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो कि हमने इसमें नहीं बताया होगा। ये देखिए, ये पहला प्रश्न तो हमने बताया है, आधुनिक काल को गद्यकाल कहा जाता है। आधुनिक काल का प्रथम चरण भारतेंदु युग हमने बार बार बताया आपको। छायावाद का काल, समय समय सीमा सब हमने पढ़ा दी थी सबके अनुसार, यही पढ़ाया। द्विवेदी युग की समय सीमा आप देखिए, द्विवेदी युग की समय सीमा क्या है, सभी बच्चे को पता होनी चाहिए। द्विवेदी युग की समय सीमा क्या है? 1900 से लेकर के 1918 ईस्वी तक। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है, हमने बार बार बताया। अगला प्रश्न देखिएगा, सारे के सारे प्रश्न आपको पता होने चाहिए। अगला प्रश्न है 5वां नंबर, निम्नलिखित में से छायावादी कवि नहीं है। क्या निम्नलिखित में से छायावादी कवि नहीं है? तो छायावाद कवि हमने बताया था प्रसाद पंत निराला, महादेव वर्मा। प्रसाद पंत निराला ही नहीं, महादेव वर्मा, ये हो गए छायावाद के 3 हो गए आपके। बचे कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र। कहाँ के? भारतेंदु युग के, 1850 में जन्म होता है और ये भारतेंदु युग के प्रणेता भी हैं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है 6वां नंबर प्रश्न, छायावाद की लघुत्रयी के कवि नहीं हैं। लघुत्रयी के कवि कौन नहीं भाई? लघुत्रयी में 3 वर्मा जो आते हैं वही आते हैं। कौन? भगवती चरण वर्मा, राम कुमार वर्मा और महादेवी वर्मा, ये लघुत्रयी में आते हैं। निराला बृहत्त्रयी में आते हैं। बृहत्त्रयी माने समझते हैं, लघुत्रयी हमने आपको नहीं बताया था लेकिन बृहत्त्रयी बताया था। निराला आपके बृहत्त्रयी में है, तो आपको ये पता लगा लेना चाहिए था कि हाँ, कि अगर निराला बृहत्त्रयी के हैं तो बाकी ये 3 तो लघुत्रयी के होंगे ना। तो ये लघुत्रयी के मतलब छोटे कवियों का एक प्रकार से ये 3 जो है थे। बाकी प्रसाद पंत निराला, प्रसाद पंत निराला ये छायावाद के बृहत्त्रयी के कवि हैं। ओके, मतलब बड़े 3 कवि छायावाद के। अगला प्रश्न आपके समक्ष है 7वां नंबर, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है भैया इसके? कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद इस जो है पंक्ति के रचनाकार है, ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न 8वां नंबर प्रश्न है, कामायनी के रचनाकार कौन है? सभी हमने पढ़ा है, कामायनी के रचनाकार कौन है भाई? सभी को पता होगा कौन है, जयशंकर प्रसाद कामायनी के। ठीक, अगला प्रश्न देखिएगा, बताइए कि कौन सा प्रश्न नहीं पूछा गया। हमने वही अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ द्वारा नहीं बताया था, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, लेकिन एक आध बार पढ़ा जरूर होगा अपनी वीडियो में हमने, क्योंकि ये बड़ी फेमस पंक्तियाँ, चर्चित पंक्तियाँ हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हालांकि आपके चैप्टर में शामिल नहीं है सिलेबस में, इसीलिए हमने उनको नहीं पढ़ाया, बाकी तो सभी पढ़ा था। तो ये अपवाद स्वरूप एक प्रश्न आ चुका होगा आपका। अगला प्रश्न देखते हैं, 9वां नंबर है, आपके पाठ्यक्रम में आशा सर्ग प्रसाद की किस रचना का अंश है? तो भाई आशा सर्ग किसकी है? कामायनी महाकाव्य का। किसका है? कामायनी महाकाव्य का, ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, 15 सर्ग है कामायनी महाकाव्य में। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, नील प्रधान बीस सुकुमार खुल रहा मृदुल अधुखुला अंग काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है? ये जो है आपका नील प्रधान बीस सुकुमार खुल रहा मृदुल अधुखुला अंग जो है मेरे प्यारे दोस्तों, ये किसका है? ये किसका है भाई? ये जो है इसी का ही, किस कौन सी अभी रचना हमने बताई थी, जो आपका, अरे यार, ये श्रद्धा सर्ग का है। और रचना कौन सी है आपकी? रचना कौन सी? महाकाम जो है, सॉरी कामायनी जो महाकाव्य है, सॉरी हाँ, कामायनी जो महाकाव्य है उसका जो श्रद्धा सर्ग है, उसमें नील नील प्रधान बीच सुकुमार खुल्ला मृदुल अधुखुला अंग खिले हों जो बिजली के फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग,
ये हमने आपको खूब पढ़ाया होगा कि जो है नीला नीला कपड़ा पहन करके वस्त्र प्रधान माने होता है वस्त्र, तो नील माने होता है नीला नीला, प्रधान माने क्या होता है, प्रधान माने वस्त्र, नील माने होता है नीला, प्रधान माने क्या होता है कपड़ा, बीच माने होता है बीच में, सुकुमार माने होता है सुंदर सुंदर, वो जो उनका जो शरीर है वो खुल रहा, मतलब खुल रहा कौन सा, सुकुमार जो मृदुल, अधखुला अंग। तो जो मनु है वो बैठी हुई है, मतलब सॉरी मनु बैठे हैं, श्रद्धा का जो अधखुला अंग है उस पर मनु की नज़र जाती है, थोड़ा सा कपड़ा फटा हुआ है, उसके बीच से उनका गुलाबी जो त्वचा है वो दिखाई पड़ती है उस फटे हुए कपड़े के बीच से। और जो है इसी पर एक पंक्ति लिख दी गई है कि खिले हों जो बिजुली के फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग, वो ऐसे प्रतीत होती है श्रद्धा की वो शरीर जो कि फटे हुए नीले कपड़ों के बीच से दिखाई पड़ती है। मेघ वाले जो है मेघ वाले मसुड़ गंधार देश के नील मेघ वाले जो है वर्णों के चर्म, इस प्रकार से हमने आपको पढ़ाया होगा। हमने मॉडल पेपर में भी इसको रखा था। तो मतलब खिले हों जो बिजुली के फूल मेघ बिन बीच गुलाबी रंग, मतलब जिस प्रकार से आकाश से बिजुली चमकती है और काले मतलब नीले-नीले जो है आसमान के बीच में जिससे बिजुली चमक रही हो गुलाबी कलर की, उसी प्रकार से इनका त्वचा चमक रही है। तो यही से पूछ रहा है कि ये काव्य पंक्ति किसकी भाई, तो जयशंकर प्रसाद की है, कामायनी महाकाव्य के रचयिता सरदा सर्ग से है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? हमने बार-बार सभी चीज़ों को बताया है, आँसू, कामानी, लहर, झरना, ये सब किसकी है? ये सब जो है जयशंकर प्रसाद की। कुरुक्षेत्र किसकी है? कुरुक्षेत्र दूसरे की है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, 12वां नंबर प्रश्न है, वर्दे वीणा वादिनी वर्दे आप में कविता पाठ्यक्रम में आपके ही संकलित है, कौन सी किसकी रचना है? तो 12वां नंबर का करेक्ट आंसर इसका क्या होगा भाई? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला वर्दे वीणा वादिनी वर्दे कविता की व्याख्या हमने भी जो है पढ़ा दी है बहुत दिन पहले, तो उसको देख लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, अगला प्रश्न प्लेलिस्ट में सारी वीडियोज मिल जाएंगी आपको। अगला प्रश्न 13वां नंबर प्रश्न देखेंगे। 13वां नंबर प्रश्न क्या है? जो है अलसता की सी लता किंतु कोमलता की सी वह कली, सखी जो है निखता के कंधे पर डाले बाह, छासी अंबर पथ से चली, ये जो है राज्य ने अपनी रखवाली की, ये कौन सी कविता है भाई? संध्या सुंदरी से। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हिंदी साहित्य में मुक्त छंद का प्रणेता कवि किसे कहा जाता है? तो मुक्त छंद का प्रणेता कौन है भाई हिंदी साहित्य में? तो कौन है भाई? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ही मुक्त छंद के प्रणेता। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, 15वां नंबर प्रश्न देखेंगे। सुमित्रानंद पंत को किस कृति पर साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो सुमित्रानंद पंत को जो साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, किस पर मिला था भाई? किस पर मिला था? तो साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला था वो किस पर मिला? चिदंबरा पर मिला। किस पर? चिदंबरा पर। किसको मिला? सुमित्रानंद पंत जी को। अगला प्रश्न 16वां नंबर, छायावादी कवियों में प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? छायावादी कवियों में प्रकृति का सुकुमार कवि जो कहा जाता है, किसे कहा जाता है भाई? सुमित्रानंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा था। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, सारा का सारा प्रश्न हमने बताया, कोई उसमें ऐसी नहीं प्रश्न है जो कि हमने नहीं बताया होगा। अगला प्रश्न है, छायावाद का घोषणा पत्र। छायावाद का घोषणा पत्र किससे संबंध है? तो पल्लव नामक कविता जो कि इनकी है पंत जी की, इसी से संबंध है। अगला प्रश्न है, मोह कविता के रचयिता कौन है भाई? तो मोह कविता के रचयिता कौन है? फटाफट से बताएं। 18वें नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? मोह कविता के रचयिता कौन है? सुमित्रानंद पंत है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है 19 नंबर, आधुनिक हिंदी कविता की मीरा किसे कहा जाता है? आधुनिक हिंदी कविता की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को आधुनिक हिंदी कविता की मीरा कहा जाता है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, हिंदी में प्रयोगवाद, क्या हिंदी में प्रयोगवाद का प्रवर्तक माना जाता है? हिंदी में प्रयोगवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है भैया? तो प्रयोगवाद का प्रवर्तक कौन है? प्रयोगवाद का प्रवर्तक कौन है? अज्ञे जी। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है 21 नंबर, हिंदी साहित्य के कवि अज्ञे का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हिरण्यवासन अज्ञे। ऑप्शन इसका सी। बताइए कोई ऐसा प्रश्न जो बचा है कि आपको ना पता हो, हमने ना बताया हो। सारे के सारे प्रश्न, नदी के दीप कविता भाई बताए, सभी को पता होगा, हमने पढ़ा, अभी नहीं पढ़ाया है लेकिन नदी के दीप जल्दी पढ़ा दूंगा। नदी के दीप कविता किसकी है? आपके पाठ्यक्रम में संकलित सिलेबस में हमने आपको पढ़ाया था इसको। नदी के दीप कविता जो है के रचनाकार कौन है भाई? नदी के दीप के रचनाकार कौन है आपके? अज्ञे जी हैं। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है, कौन हमने जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो हमने प्रेम माधुरी कविता बताई थी, किसका है? प्रेम माधुरी जी का ही, सॉरी भारतेंदु हरिश्चंद्र का है प्रेम माधुरी। प्रेम प्रलाप जो है तमाम प्रेमाश्रु, तमाम प्रकार की रचनाएं प्रेम प्रेम करके, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। अगला प्रश्न हमने बताया ही था। अगला प्रश्न 24 नंबर, आधुनिक हिंदी कविता में वार्णिक छंद के प्रयोक्ता के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो वार्णिक छंद के प्रयोक्ता के रूप में कौन प्रसिद्ध है हिंदी जो है कविता में? तो कौन प्रयुक्त है भाई? तो मेरे ख्याल से यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त राइट आंसर होगा। ऑप्शन इसका भी, जरा एक बार आप लोग देख लीजिएगा, बाकी मैथिली शरण गुप्त करेक्ट आंसर। ओके, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपके समक्ष है।
अगला प्रश्न है आपका 25 नंबर प्रश्न देखेंगे। आधुनिक काल में खड़ी बोली में गद्य मतलब काव्य रचना करने के लिए प्रेरित करने वाले आचार्य कौन थे? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने प्रेरित किया। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपके समक्ष जो है 26 नंबर प्रश्न है। छायावाद के किस कवि ने अपनी पुत्री की असामयिक मृत्यु पर लंबा शोक गीत लिखा है? तो किसने लिखा है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखा है। अपनी पुत्री जो उनकी थी उनके नाम पर ही एक जो है विरह काव्य ही लिख डाला, जो कि शोक गीत के नाम से हिंदी साहित्य में जाना जाता है। ठीक, ये बात ध्यान रखेंगे। उनकी पुत्री का क्या नाम था और वो रचना कौन सी है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास करेंगे। आप लोग उनकी उस रचना के बारे में बताएंगे, वो कौन सी रचना है, उनकी जो है पुत्री का क्या नाम था, इसको भी बताएं। हमने आपको जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में बताया है जीवन परिचय, तो उसमें हमने आपको विस्तार से बताया था इनके बारे में। ठीक, कि इनकी जो है माता जी की मतलब इनके पत्नी की भी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में इनकी बच्ची की भी मृत्यु हो जाती है, जो लड़की रहती है उनकी भी मृत्यु हो जाती है। ओके, और बता दूं इससे आपको, सरोज जो है लड़की इनकी, सरोज इनकी लड़की का नाम है। सरोज नाम था इनकी जो है लड़की का, वो बेचारी जो है ख़त्म हो गई थी। उन्हीं की याद में जो है असामयिक मृत्यु हो जाने पर सरोज की उन्होंने सरोज स्मृति नामक शोक गीत लिखा, जो हिंदी साहित्य में शोक गीत के नाम से जाना जाता है। ओके, अगला प्रश्न है कामायनी में सर्ग है। कामायनी में कितने सर्ग हैं? तो 15 सर्ग है। ऑप्शन इसका ये करेक्ट है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है। महादेवी वर्मा किस युग की कवियत्री के रूप में या देखिएगा अब यहीं से आपको एक प्रश्न जो है 101 वाले में जो पूछा गया था, ये 103 वाला खंड है। 103 वाला ये खंड है। ओके, 101 वाले पेपर में पूछा गया था जो है कवि का क्या है, कवि का स्त्रीलिंग क्या है? तो कवियत्री यहाँ पर देखिएगा ये लिखा है, ये देखिए कवित्री के रूप में प्रतिष्ठित है। कौन है? महादेवी वर्मा किस युग की कवित्री के रूप में प्रसिद्ध है? छायावाद की। ऑप्शन इसका भी करेक्ट है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है 29 नंबर। मैं नीर भरी दुख की बदली, ये गीत है, किसका है? किसका है? तो छायावादी कवि हैं कौन? कवि नहीं, कवित्री हैं आपकी महादेवी वर्मा। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। 103, हाँ, कौन है? महादेवी वर्मा। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा 30 नंबर प्रश्न है। जागरण सुधार काल किसे कहा जाता है? तो भाई हमने बार बार आपको बताया था, जागरण सुधार काल किसे कहा जाता है? द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहा जाता है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। 30 का कौन सा करेक्ट होगा भाई? 30 का डी नंबर करेक्ट होगा। ओके, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है 31 नंबर। मुक्ति बोध को माना जाता है, मुक्ति बोध को क्या माना जाता है भाई? मुक्ति बोध जो है ये कौन से हैं? छायावादी हैं, मार्क्सवादी हैं, जो है प्रयोगवादी हैं? एक मिनट, छायावादी कौन है भाई? मतलब कि मुक्तिबोध कौन है? मुक्तिबोध गजानन माधव मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध कौन है? स्वच्छंदतावादी कवि हैं, मार्क्सवादी हैं, या छायावादी हैं, प्रयोगवादी हैं? तो गजानन माधव मुक्तिबोध कौन है भाई? गजानन माधव मुक्तिबोध जो आपके हैं 31 नंबर का ऑप्शन डी होगा, प्रयोगवादी कवि हैं। ओके, ऑप्शन इसका डी होगा। ओके, तार सप्तकों में भी ये रहे हैं। अगला प्रश्न है 32 नंबर देखेंगे। प्रश्न है आपका अज्ञे के संपादन में प्रकाशित 7 कवियों की रचनाओं के संग्रह का नाम क्या है? तो तार सप्तक। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है आपका 33 नंबर। तार सप्तक में सम्मिलित नहीं है। 33 नंबर प्रश्न है, तार सप्तक में सम्मिलित नहीं कौन है? रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, धर्मवीर भारती, अज्ञे। तो कौन नहीं सम्मिलित है भाई? कौन नहीं सम्मिलित है? 33 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, धर्मवीर भारती जो है नहीं सम्मिलित है। बाकी रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, अज्ञे ये सब तार सप्तक के कवि हैं। अगला प्रश्न है 34 नंबर प्रश्न है। 34 नंबर प्रश्न आपका क्या है भाई? निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन है? निराला की साहित्य साधना पुस्तक लिखी है किसने लिखी है? तो भाई डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने लिखी है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है 35 नंबर देखेंगे। पंत जी के मतलब कि पंत जी जो है संपादक थे किसके? माधुरी के, हंस के, चांद के, रूपाभ के। किस पत्रिका का संपादन पंत जी ने किया? तो रूपाभ नामक पत्रिका का किया था। ऑप्शन इसका डी होगा। 35 का डी करेक्ट होगा। ओके, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका 36 नंबर है। ब्रह्म राक्षस कविता के रचयिता कौन है? ब्रह्म राक्षस कविता के रचयिता कौन है भाई? ब्रह्म राक्षस के रचयिता कौन है? मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है कौन? ब्रह्म राक्षस। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि रोकह जो तो अमंगल होए, ये पंक्तियाँ किसकी है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। ये कविता भी है, रोकह जो तो अमंगल होए और प्रेम नशे जो कहा पिए जाइए, और जग कछु न कहा तो लघुता, और जो है कुछ कहा तो जो है प्रेम नशा, इस प्रकार से कुछ है कविता पूरी। मुझे वैसे 2-3-4 लाइन याद ही है, बाकी पूरी कविता मुझे शायद याद इस समय नहीं आ रही। बाकी याद कविता थोड़ी सी लाइन की है, तो उसमें याद रहने की बात ही क्या है।
भारतेंदु हरिश्चंद्र की बड़ी फेमस पंक्तियाँ हैं। और कौन सी रचना है आपकी जो है रचना है आपकी जो है रोकहु जो तो अमंगल होए और प्रेम नशे जो कहाए पिए जाइए, याद आ रही है। और जो कहाए मतलब कि जो कहाए जाओ न तो प्रभुता, जो कछु न कहाए तो स्नेह न साइए, जो हरिचंद कहाए तुम्हारे बिन जी है ना, तो यह क्यों पतियाइए, तासो पयान समय तुम्हारे हम का कहें आपै हमें समझाइए, मतलब आपै हमें समझाइए। ऐसा जो है एक जो व्यक्ति है वो अपने घर से जा रहा है, बाहर निकल कर के उसकी पत्नी जो है अपने पति से कहती है कि रोकहु ज्यों तो अमंगल होए, अगर मैं आपको रोकती हूँ तो क्या होता है? अमंगल होता है। यहाँ पर आपसे क्या हो रहा है, काव्य पंक्ति का अर्थ क्या है? तो अमंगल हो रहा है इसीलिए रोक रही हूँ, नहीं, गलत है। अमंगल ना हो इसीलिए रोक रही हूँ। यदि रुकने के लिए कहती हूँ तो अमंगल होता है। अमंगल ना हो इसीलिए रोक रही हैं, ये गलत हो जाएगा आपका। अमंगल से बचने के लिए रुक जाइए, गलत है ये। यदि मतलब यदि रुकने के लिए कहती है, यदि रुकने के लिए कहती हूँ तो अमंगल होता है, बिल्कुल यही करेक्ट आंसर होगा आपका बी। इसमें एक टोकना कहते हैं नहीं गाँव वगैरह में, कि जैसे कहीं पर अगर आप जा रहे हो कि किसी ने पूछ लिया कि कहाँ जा रहे हो? अगर किसी ने पूछ लिया कहाँ जा रहे हो तो गलत चीज़ होता है, तो अमंगल होता है उसमें, रोकने से, तो कहते हैं टोक दे हो। तो वही चीज़ यहाँ पर होता है, तो ऑप्शन इसका कौन-सा करेक्ट होगा? बी करेक्ट होगा। यहाँ पर है रोकहु जो तो अमंगल होए, मतलब कि अगर मैं आपको रोकती हूँ तो क्या होता है? अमंगल होता है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है 38 नंबर। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, अभिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। अंग्रेजी पढ़ के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, अपय निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन। उन्नति पूरी है तबहि जब घर उन्नति होय, निज शरीर उन्नति किए रहत मोड़ सब कोय। ओके, तो ये पंक्तियाँ किसकी हैं भाई? ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की हैं। मातृभाषा प्रेम पर दोहे लिखे इन्होंने। इसकी सभी व्याख्या हमने 10 दोहे थे आपके पाठ्यक्रम में, 10 की व्याख्या कर दी है। आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा उसको। प्लेलिस्ट में सारे के सारे वीडियो पड़ी हुई हैं आपकी। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है भैया? भारतेंदु हरिश्चंद्र ही हैं। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, 39 नंबर प्रश्न है। सब पढ़ाया है भाई, कोई भी नहीं कह सकते कि आप नहीं पढ़ा है इसका। जो भी हमने पढ़ाया है सब वहीं से आया है, बाकी अलग से नहीं आया है। एक आध प्रश्न भले ही जो है बकछड़ गया हो, इधर-उधर से आया हो, बाकी सारे के सारे प्रश्न आए हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित साहित्यिक पत्रिका का नाम है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका का क्या नाम है भाई? सरस्वती पत्रिका को 1903 में प्रारंभ किया। इन्होंने जो है इसका संपादन। ऑप्शन इसका बी जो है होगा सरस्वती पत्रिका। अगला है आपका जो है 40 नंबर प्रश्न देखेंगे। 40 नंबर और लास्ट नंबर प्रश्न है आपका अंतिम। भारतेंदु युग के रचनाकार नहीं है। क्या? भारतेंदु युग के रचनाकार नहीं। बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन, या फिर प्रताप नारायण मिश्रा, या अंबिका दत्त व्यास। तो भाई ये तीनों के तीनों हैं आपके भारतेंदु युग के रचनाकार हैं। बड़े फेमस रचनाकार ये तीनों हैं। जबकि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो हैं ये आपके छायावाद के हैं। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। ओके, तो ये खत्म हुआ आपका हिंदी का एचएनडी पेपर 3 जो था, ये खत्म होता है। अब फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और आपको कुछ और बताने का प्रयास करेंगे। ओके, तो ये आपका खत्म होता है पेपर। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।